हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक, उसमें हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल राज्य चक्र कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम पूरा उसके ग्राफ को ले चुके हैं, हार्मोन को पता लगा चुके हैं। राज्य चक्र में 4 हार्मोन का योगदान है, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। रिवीजन करते हैं, इंपॉर्टेंट पूरी नीट की लाइन है, पूरा 12th के एनसीईआरटी के एक लाइन। इन 4 हार्मोन में से 2 हार्मोन एफएसएच और एलएच पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का स्रोत अंडाशय में कॉर्पस लूटियम है और एस्ट्रोजन का स्रोत स्टूडेंट परिवर्तनशील पुटिका की थीका इंटरना और ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं तथा कॉर्पस लूटियम भी है, यानी कॉर्पस लूटियम से एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। डन। अब कुछ क्वेश्चंस। स्त्रावी प्रावस्था में सर्वाधिक या उच्च मात्रा में मिलने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का पुनरुद्भवन और मरम्मत करे, प्रचुरोद्भवन करे, एस्ट्रोजन। हार्मोन जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को गर्भावस्था हेतु बनाए रखे, प्रोजेस्टेरॉन। डन। हार्मोन स्टूडेंट जो अंडोत्सर्ग करे, एलएच। हार्मोन जो पुटी के प्रावस्था में अनुपस्थित होता है, प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन जो राज्य चक्र के मध्य में उच्च अवस्था में होते हैं, एफएसएच और एलएच। डन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंसेस रक्त स्त्रवण का कारण है प्रोजेस्टेरॉन में गिरावट आना। गर्भावस्था के दौरान राज्य चक्र की सभी चरण अनुपस्थित होते हैं। डन। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? बहुत जोरदार स्टूडेंट, तैयार? यहां तक सारे क्वेश्चंस पॉइंट्स क्लियर? ये मैंने आपको ये भी बता दिया था स्टूडेंट कि अगर ट्यूबैक्टोमी करते हैं, फैलोपियन नलिका को काटना या बांधना, ट्यूबैक्टोमी, तो अंडोत्सर्ग भी होगा, ग्रेफियन पुटिका का निर्माण भी होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि राज्य चक्र भी होगा, बट निषेचन नहीं होगा। गर्भाशय को शल्य क्रिया से निकालना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। अगर हिस्टेरेक्टोमी कर दोगे तो राज्य चक्र नहीं होगा। डन। ये स्टूडेंट एक बात और बताता हूं आपको, इनिबिन हार्मोन, इनिबिन, और पुरुष के अंदर इनिबिन हार्मोन सर्टोली कोशिका से स्रावित हुआ था। इनिबिन हार्मोन का काम क्या है? एफएसएच के स्त्रवण को संदमित करना। बोलो हाँ या ना? एफएसएच हार्मोन के स्त्रवण को संदमित करता है इनिबिन हार्मोन, और पुरुष में इसका सोर्स स्रोत होता है सर्टोली कोशिका। हाँ या ना? अब मादा में भी इनिबिन हार्मोन आता है और मादा में इनिबिन हार्मोन ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं और कॉर्पस लूटियम से स्रावित होता है, और काम इसका वही है मादा में भी, एफएसएच के स्त्राव को संदमित करना। यानी स्टूडेंट आज अगर स्रोत पूछे जाए तो हमारे पास सबके स्रोत आ गए स्टूडेंट। एस्ट्रोजन का स्रोत, एलएच का स्रोत। हार्मोन कौन कौन से पढ़े आपने? अगर आज हार्मोन बोले जाए तो एक हार्मोन आपने एस्ट्रोजन पढ़ा है, एक हार्मोन शब्द आपने प्रोजेस्टेरॉन सुना है, ये लीजिए, एक हार्मोन आपने एफएसएच सुना है, या एक हार्मोन आपने एलएच सुना है, एक हार्मोन इनिबिन सुना है, ये हार्मोन है स्टूडेंट। डन। अब मादा में इन हार्मोनों का स्रोत पूछा जा रहा है, एलएच पीयूष ग्रंथि से, एफएसएच पीयूष ग्रंथि से, एस्ट्रोजन अंडाशय की परिवर्तनशील पुटिकाओं की थीका इंटरना और कॉर्पस लूटियम से, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम से, इनिबिन कॉर्पस लूटियम तथा ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं से। यह डबल स्टार के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर। टर्म से ये एक टर्म और देता हूं आपको आज बहुत जोरदार, ये फर्टाइल पीरियड स्टूडेंट। ये वैसे मैं आपको बताऊं, फर्टाइल पीरियड वर्ड जो होगा ना स्टूडेंट, ये आपको चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मिलेगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक वर्ड, फर्टाइल पीरियड, जनन अंतराल स्टूडेंट। जी हाँ, ये जनन चक्र। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम सामान्य राज्य चक्र की बात करें तो 13 या 14 तारीख को स्टूडेंट अंडोत्सर्ग की घटना होती है, मध्य में 14वें दिन। बोलो हाँ या ना? श्योर। अंडोत्सर्ग का दिन निकालना भी हम सीख चुके हैं।
टोटल राज्य चक्र में से 14 दिन माइनस कर लो, अंडोत्सर्ग का दिन आ जाता है। तो स्टूडेंट ओव्यूलेशन डे 14th डे होता है। डन मार्क। अब सुनो, अंडा स्टूडेंट ये 13 या 14 तारीख को अंडा बाहर आएगा। अंडा बाहर आने के बाद फैलोपियन नलिका में 1 या 2 दिन तक रहता है स्टूडेंट। इस बीच अगर शुक्राणु आ जाता है तो निषेचन की घटना हो जाएगी। यानी स्टूडेंट अंडोत्सर्ग से 3 दिन पहले और अंडोत्सर्ग के 3 दिन बाद तक वह समय होता है जब अंडा और शुक्राणु का समेकन होकर निषेचन होगा और गर्भावस्था हो सकती है। तो वो काल कहलाता है फर्टाइल पीरियड, जबकि मादा प्रेग्नेंट हो सकती है, जिसमें निषेचन होता है, जिसमें अंडोत्सर्ग होता है, गर्भावस्था हो सकती है। जी हाँ, और वो पीरियड होता है 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। अंडोत्सर्ग के 3-4 दिन पहले और 3 दिन बाद तक का समय माना जाता है। 14 तारीख को अंडोत्सर्ग हुआ तो 3 दिन पहले 3 दिन बाद, करीब 11 से 17 तारीख, 10 से 17 तारीख, 1 दिन का मार्जिन लिया स्टूडेंट। तो ऐसी कंडीशन में फ्रॉम 10th to 17th डे, जी हाँ, ये वो समय है जो फर्टाइल पीरियड कहलाता है। ये अब स्टूडेंट अगर मैं बोलूं कि राज्य चक्र के 8 तारीख के दिन बात की जाए, जी हाँ 8 तारीख को, अब उस समय अगर किसी फीमेल के साथ सेक्स होता है और उसमें उसके शुक्राणु चले गए तो भी निषेचन नहीं हो सकता क्योंकि अंडा ही नहीं है। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट कि 21 तारीख को, तो भी अगर शुक्राणु गया तो भी नहीं होगा क्योंकि अंडा नहीं है। यानी कि 10 से 17 तारीख के बीच अंडा उपलब्ध है। अगर इस बीच शुक्राणु आ जाता है मादा के जनन मार्ग के अंदर तो निषेचन की घटना होगी और गर्भावस्था होगी, तो वो फर्टाइल होगी, निषेचन हो सकता है, इसलिए फर्टाइल पीरियड, प्रेग्नेंट हो जाएगी वो। तो अगर किसी दंपत्ति को स्टूडेंट बच्चा चाहिए तो उन्हें कहा जाता है कि वो मैथुन की क्रिया राज्य चक्र के 10 से 17 तारीख के बीच करे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट शुक्राणु जाने पर और अंडे की उपलब्धता होने पर निषेचन के चांस है, संभावना उच्च होती है। अब स्टूडेंट इसके अलावा बाकी बचा हुआ टाइम जो भी होता है उसे सेफ पीरियड कहा जाता है, जिसमें अगर शुक्राणु चला भी गया मादा के जनन मार्ग में तो भी वो निषेचन नहीं होगा और गर्भावस्था नहीं होगी। तो आज के बाद राज्य चक्र के 2 भाग में बांटा, फर्टाइल पीरियड 10 से 17 तारीख और बाकी सेफ पीरियड, सुरक्षित काल। जी हाँ स्टूडेंट, और ये अंडोत्सर्ग के दिन पर आधारित है। डन, बोलिए हाँ या ना। यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो किसी सामान्य महिला में 18 तारीख से 25 तारीख को सेफ पीरियड कहा जाएगा या फर्टाइल पीरियड। सेफ पीरियड क्योंकि 18 से 25 में अंडा उपलब्ध नहीं होगा, शुक्राणु चला भी गया तो निषेचन नहीं होगा। डन, श्योर स्टूडेंट। ये तो एक फर्टाइल पीरियड वर्ड पढ़ लिया हमने, इनिबिन पढ़ लिया। इनिबिन को मैं स्टूडेंट आपको इसे बता रहा हूं, इनिबिन हार्मोन, इसका काम होता है एफएसएच स्त्रवण को संदमित करना। नर में इसका स्रोत सर्टोली कोशिका होती है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट, ये लीजिए। या और मादा में इसका स्रोत ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं तथा कॉर्पस लूटियम होती है। डन, क्लियर स्टूडेंट, बहुत जोरदार। आगे की बात करूंगा, ध्यान से देखना, यहां तक का तैयार हमारे पास पॉइंट्स। क्लियर। अब जरा स्टूडेंट मेरी बात को थोड़ा सा सुनना आप। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोलता हूं, यस, ठीक स्टूडेंट, किसी महिला में राज्य चक्र 35 डेज का है, 33 दिन का है, तो उसमें अंडोत्सर्ग का दिन तथा फर्टाइल पीरियड क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको स्टूडेंट, ये आपको उसका राज्य चक्र का दिन और फर्टाइल पीरियड आपको बताना है स्टूडेंट। उसके ऑप्शंस ये रहे, ओव्यूलेशन डे 14th डे और फर्टाइल पीरियड 10 से 17th डे। जी, ऑप्शन नंबर 2 स्टूडेंट, ओव्यूलेशन 14वें दिन स्टूडेंट और
फर्टाइल पीरियड 18 से 25th डे। एक ऑप्शन ये रहा स्टूडेंट 21st डे अंडोत्सर्ग और फर्टाइल पीरियड 10th से 17th डे। एक ऑप्शन और स्टूडेंट 21st डे 21वें दिन अंडोत्सर्ग और फर्टाइल पीरियड 18 से 25 तक। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब आपको मैं बताऊं, जरा मुझे आप बताइए, एक सामान्य लड़की के अंदर रज चक्र स्टूडेंट 28 दिन का होता है, उसमें अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है और उसका फर्टाइल पीरियड 10 से 17 होता है। एनसीईआरटी में फर्टाइल पीरियड 10 से 17 लिखा हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लगा देंगे। आपने आंसर लगा लिया, ठीक है, वीडियो पॉज कर सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट लगाएंगे, पर नहीं स्टूडेंट, वो तब है जब रज चक्र 28 दिन का हो। यहाँ पर तो रज चक्र चेंज हो गया और रज चक्र 35 दिन का हो गया। जब रज चक्र 35 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें अंडोत्सर्ग 14 तारीख को नहीं बल्कि 21 तारीख को होगा। 35 में से 14 माइनस करके, डन। तो 21 तारीख को होगा अंडोत्सर्ग, और अंडोत्सर्ग के 3 दिन पहले और बाद ये होता है फर्टाइल पीरियड, यानी 18 से 25 फर्टाइल पीरियड आएगा। डबल स्टार। सामान्य लड़की में 18 से 25 से पीरियड है, पर इस फीमेल में जिसमें राज्य चक्र की जो है स्टूडेंट अनियमित है और 35 दिन का हो गया, उसमें 18 से 25 स्टूडेंट उसका फर्टाइल पीरियड हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट 4th, अंडोत्सर्ग 21वें दिन और फर्टाइल पीरियड 18 से 25। डन। तो आज बहुत सारी टर्म्स के साथ पूरा तैयार। कौन सा हार्मोन 14 तारीख के बाद ही दिखेगा, वो है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन पूरे राज्य चक्र में सामान्य रहता है, उपस्थित रहता है, एस्ट्रोजन। डन। तो बहुत अच्छा तैयार स्टूडेंट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन और ये टॉपिक, तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है स्टूडेंट। फुटिकीय प्रावस्था, अंडोत्सर्गी प्रावस्था, शुरू से अगर ले तो रक्त स्त्रवण प्रावस्था 3 से 5 दिन की, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर निम्न। फिर फुटिकीय प्रावस्था, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, ये 7 से 8 दिन की, इसमें एफएसएच उच्च, एलएच उच्च, एस्ट्रोजन उच्च, प्रोजेस्टेरोन 0। और फिर अंडोत्सर्गी प्रावस्था, ये 1 दिन की, 14वें दिन स्टूडेंट, एलएच उच्च। और उसके बाद ल्यूटियल प्रावस्था, इसे स्त्रावी प्रावस्था भी कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन उच्च, एस्ट्रोजन उच्च, एफएसएच एलएच निम्न। यह ऐसा राज्य चक्र। राज्य चक्र में गर्भावस्था की सभी चक्र चरण अनुपस्थित होते हैं। तो स्टूडेंट, हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक राज्य चक्र कंप्लीट किया। एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग कर लो अब आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने अंडों के प्रकार एक टॉपिक है, वैसे ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, वो ले लिया है, और एक अंड झिल्लियों के प्रकार वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो तैयार है पूरा यहाँ तक का। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आए, और वो सीक्वेंस ये कह रहा था कि मानव जनन के अंदर जो क्रम थे, उनका क्रम आपका सीक्वेंस याद हो तो युग्मक जनन, फिर विरयसेचन, इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, यही था ना। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास 2 टॉपिक, युग्मक जनन तो फिनिश हो चुका है, शुक्र जनन, अंड जनन, राज्य चक्र सब तैयार है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और निषेचन फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है स्टूडेंट, अब इसे स्टार्ट करना है। तो मैं शुरू करता हूं इस टॉपिक को। नर व मादा युग्मक शुक्राणु अंडाणु के समेकन से द्विगुणी जाइगोट के निर्माण की घटना को निषेचन कहा जाता है। जोरदार। एक बार और कह रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। नर व मादा युग्मकों के समेकन से द्विगुणी जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डन। पहला पॉइंट आएगा कि निषेचन होता कहां है, तो जवाब जाएगा फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में। डन। निषेचन होता कहां है, फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट। डन। क्लियर स्टूडेंट। अब निषेचन के बारे में एक बात और बताता हूं स्टूडेंट कि निषेचन तभी संभव है जब शुक्राणु व अंडाणु फैलोपियन नलिका में एक ही समय पर उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि जब अंडा हो तो उस समय शुक्राणु नहीं आए, और जब शुक्राणु आए
तो उस समय अंडा उपलब्ध नहीं हो तो निषेचन कैसे होगा? तो इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट कि जब भी मैथुन होगा शुक्राणु तो मादा जनन मार्ग में प्रवेश कर जाएगा, पर उस समय अंडा उपलब्ध होना जरूरी है, तब निषेचन होगा। यानी समस्त मैथुन निषेचन और गर्भावस्था में परिवर्तित नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया था फर्टाइल पीरियड 10 से 17 के बीच होता है। एक सामान्य राज्य चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 से 17 फर्टाइल पीरियड, इस समय जो मैथुन होगा वो निषेचन और गर्भावस्था में परिवर्तित होगा, बाकी वाला नहीं होगा। बोलिए डन, तैयार है मामला? चलिए कुछ और बात करते हैं। तो स्टार्ट स्टूडेंट। समस्त मैथुन निषेचन और गर्भावस्था में परिवर्तित नहीं होते। मैं निषेचन को चरणों में लेता हूं, पर पहले बताइए स्टार्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमने जो पहला लिया था स्टूडेंट उसमें हमने ये बात करी थी कि युग्मक जनन चरण जो थे क्रम याद करिए। पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था, उसके बाद था वीर्य सेचन इंसेमिनेशन स्टूडेंट, डन। और उसके बाद स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं ये रहा तो निषेचन, ये लीजिए। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं और स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक निषेचन फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूं। नर व मादा युग्मकों के समेकित होकर द्विगुणित जायगोट युग्मनज, जायगोट की हिंदी होती है युग्मनज, जी हाँ स्टूडेंट, हाँ, बनाने की घटना निषेचन कहलाती है। निषेचन फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में होता है, डबल स्टार। निषेचन फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में संपन्न होता है स्टूडेंट, ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। अगला देखिएगा, निषेचन तभी संभव है जब शुक्राणु व अंडाणु एक साथ एम्पुला भाग पर उपलब्ध होते हैं। यही कारण है कि समस्त मैथुन निषेचन और गर्भावस्था में परिवर्तित नहीं होते। एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट, पूरी एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी का लाइन और इंपॉर्टेंट हो गई नीट के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर बनता है और उसमें एनसीईआरटी की लाइन छप सकती है स्टेटमेंट में, कथन में, और ये तैयार है हमारा कि समस्त मैथुन निषेचन और गर्भावस्था में परिवर्तित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैथुन से केवल मादा जनन मार्ग में शुक्राणु जाता है, अंडाणु उस समय उपलब्ध है या नहीं है ये भी तो देखना पड़ेगा निषेचन के लिए। जी हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक एक करके निषेचन में आने वाली घटनाएं। ये तो निषेचन में पहला चरण स्टूडेंट इंसेमिनेशन, वीर्यसेचन, जिसमें कि नर द्वारा मादा जनन मार्ग में यानी योनि में शुक्राणु को स्टूडेंट जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा स्टूडेंट। इसे वीर्यसेचन के नाम से बोला जाता है। नर के शिशन द्वारा शुक्राणु को मादा जनन मार्ग में योनि में प्रवाहित करना वीर्यसेचन के नाम से पुकारा जाता है स्टूडेंट। ये घटना होती है। तो देखिएगा इधर मादा जनन मार्ग में शुक्राणु का स्थानांतरित होना, वीर्यसेचन के बाद स्टूडेंट क्या होगा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इधर देखिएगा एक चीज स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमने मादा जनन मार्ग पढ़ा था स्टूडेंट, ये गर्भाशय था, याद करिए, ठीक है। ये सर्विक्स था, श्योर, ठीक है। और सर्विक्स के बाद स्टूडेंट ये योनि वाला क्षेत्र था, ये लीजिए, श्योर। और ये फैलोपियन नलिका स्टूडेंट, है ना, कंप्लीट। अब इधर सुनिए, जब वीर्यसेचन होगा स्टूडेंट तो शुक्राणु को मादा जनन मार्ग में ऐसे योनि में सर्विक्स में ऐसे प्रवाहित कर दिया जाएगा, इसे वीर्यसेचन कहा जाता है। डन, पहला चरण कंप्लीट। अब यहां से शुक्राणु स्टूडेंट योनि, सर्विक्स, गर्भाशय, जी हाँ स्टूडेंट, से होते हुए स्टूडेंट फैलोपियन नलिका में और एम्पुला क्षेत्र में आ जाता है डबल स्टार के साथ। तो शुक्राणु गति करते हुए, तैरते हुए, स्विम करते हैं स्टूडेंट मादा जनन मार्ग में, जिसमें मादा जनन मार्ग में जो तरल होता है वो भी मदद करता है और शुक्राणु की पूंछ भी मदद करती है। मादा जनन मार्ग में संकुचन की लहर भी आती है। तो स्टूडेंट योनि, सर्विक्स, गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन नलिका के मध्य में यहां पहुंचते हैं स्टूडेंट एम्पुलम, डबल स्टार के साथ। अब यहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब शुक्राणु मादा जनन मार्ग में से गुजर रहे होते ना स्टूडेंट, तो मादा जनन मार्ग में जब शुक्राणु गुजर रहे होते ना, तो इन शुक्राणु को निषेचन योग्य बनाया जाता है, इन शुक्राणु को निषेचन योग्य बनाया जाता है, और इस प्रक्रिया को योग्यतार्जन कहा जाता है स्टूडेंट, कैपेसिटेशन, ये लीजिए, कैपेसिटेशन, योग्यतार्जन कहा जाता है। शुक्राणु को निषेचन योग्य बनाना उसे योग्यतार्जन कहते हैं। यह घटना मादा जनन मार्ग में होती है।
मादा जनन मार्ग में जब शुक्राणु ऊपर गति कर रहा होता है तो उसको निषेचन योग्य बनाया जाता है। स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात बताई थी कि शुक्राणु के ऊपर, शुक्राणु की संरचना हमने पढ़ी थी, इस तरीके से शुक्राणु है या स्टूडेंट, या शुक्राणु के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की परत होती है, जी हाँ, जो उसके एंजाइम को निकलने से रोकती है, ठीक है, और एक शुक्राणु की ऊर्जा को संरक्षित किया जाता है, जी हाँ, इसकी कोशिश, इस काम को हटाने के लिए शुक्राणु के और उस पर संदमक एंजाइम लग रहे होते हैं, प्रोटीन चिपक रहे होते हैं, तो शुक्राणु पर उपस्थित कोलेस्ट्रॉल परत को हटा दो और संदमक प्रोटीन हटा दो तो शुक्राणु क्या सक्रिय हो जाएगा और उसमें अंडे को भेदक क्षमता भी और ज्यादा आ जाएगी। ये काम योग्यतार्जन कहलाता है। और शुक्राणु के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की परत लगाना, संदमक प्रोटीन लगाना जो है स्टूडेंट डी कैपेसिटेशन कहलाता है। एक और ये जो वर्ड हम पढ़ चुके हैं, डी कैपेसिटेशन, और डी कैपेसिटेशन अधिवृषण में होता है, एपिडिडाइमिस में, तो डी कैपेसिटेशन अधिवृषण में होगा और कैपेसिटेशन मादा जनन मार्ग में होता है। अधिकांश कुछ मात्रा में कैपेसिटेशन योग्यतार्जन अधिवृषण में भी होता है, पर असली तो आज के बाद कैपेसिटेशन योग्यतार्जन कहाँ होगा, तो स्टूडेंट जवाब जाएगा मादा जनन मार्ग, जिसमें स्टूडेंट शुक्राणु के ऊपर उपस्थित कोलेस्ट्रॉल परत और संदमक प्रोटीन को हटा दिया जाएगा, शुक्राणु निषेचन योग्य क्षमता ले लेगा। शुक्राणु में अंडाणु को निषेचन की क्षमता आना योग्यतार्जन कहलाता है स्टूडेंट। डबल स्टार के साथ 5 से 6 घंटे लगते हैं इस घटना में, और ये मादा जनन मार्ग में होती है। तो सबसे पहले शुक्राणु मादा जनन मार्ग में प्रवाहित किए जाएंगे, इसे इंसेमिनेशन कहेंगे। तो पहले होगा वीर्य सेचन, फिर होगा योग्यतार्जन, डन। और अब शुक्राणु पहुंच जाएगा अंडे के पास स्टूडेंट। इस जगह पे मान लीजिए एक एग्जांपल ले हम लोग, इस जगह पर स्टूडेंट ये रहा अंडा, यहाँ शुक्राणु पहुंच गया। तो स्टूडेंट आइए अपने टॉपिक पे वापस। निषेचन की प्रक्रिया में चरण, पहले चरण का नाम इंसेमिनेशन, हिंदी में वीर्य सेचन। मादा जनन मार्ग में शुक्राणु का स्थानांतरित हो रहा, वीर्य सेचन के बाद शुक्राणु गतिशील होकर सिर्विक्स से, गर्भाशय से तैरता हुआ अंत में फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में पहुंच जाता है। डन। चरण नंबर 2 स्टूडेंट, योग्यतार्जन, कैपेसिटेशन। शुक्राणु में अंडाणु को निषेचित करने की योग्यता आना योग्यतार्जन कहलाता है, कैपेसिटेशन। डबल स्टार स्टूडेंट, ये लीजिए, योग्यतार्जन कहलाता है। और कैपेसिटेशन मुख्य रूप से मादा जनन मार्ग में होता है स्टूडेंट। शानदार, ये लीजिए, जी हाँ, कैपेसिटेशन मुख्य रूप से मादा जनन मार्ग में होगा स्टूडेंट। यह है योग्यतार्जन, और यह 5 से 6 घंटे में पूर्ण हो जाता है स्टूडेंट, 5 से 6 घंटे। आखिर योग्यतार्जन में होता क्या है? कैपेसिटेशन में शुक्राणु पर उपस्थित कोलेस्ट्रॉल परत व संदमक प्रोटीन हटाए जाते हैं ताकि वो सक्रिय हो जाए। तो पहला चरण था वीर्य सेचन, फिर आया कैपेसिटेशन। डन, बोलिए डन। तैयार है स्टूडेंट? यहां तक का 2 चरण हमारे कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। ये, और अब शुक्राणु बहुत सारे शुक्राणु स्टूडेंट अंडे के पास पहुंच गए। अंडा फैलोपियन नलिका के एम्पुला क्षेत्र तक है और अब अंडे के पास पहुंच गए शुक्राणु। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला चरण आएगा। तो यहां तक का क्लियर। निषेचन, निषेचन में पहला चरण वीर्य सेचन और उसके बाद योग्यतार्जन। तो शुक्राणु अंडे के पास पहुंच गया, बहुत सारे शुक्राणु अंडे के पास पहुंच गए। फैलोपियन नलिका में जो अंडा है स्टूडेंट, जरा उसके बारे में बात करके फिर देखते हैं आगे क्या होगा। स्टूडेंट देखिए, मैं आपको एक डायग्राम देता हूं बहुत जोरदार। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको ढंग से देखिएगा। ये है वो अंडा, श्योर, और इसके पास ये आए बहुत सारे शुक्राणु, स्पर्मेटोजोआ, शुक्राणु, श्योर, ध्यान से देखिएगा। यह स्पर्मेटोजोआ, शुक्राणु, ये आ गए, और बहुत सारे शुक्राणु स्टूडेंट ये आ गए, ये आ रहे। अब जरा इस अंडे के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो फैलोपियन नलिका में जो आता है उसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। डन, पढ़ चुके हैं हम स्टूडेंट ये। और सेकेंडरी oocyte पे आवरण कितने होते हैं? 2, याद करें, 2 अंडा आवरण होता है। यह है सेकेंडरी oocyte अंदर, क्लियर। उस सेकेंडरी oocyte पे स्टूडेंट ये अगर बात करता हूं मैं, थोड़ा गंभीरता से देखना, ये उसकी प्लाज्मा कला। आप एग्री है मेरी बात से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपने कहा बिल्कुल सर। सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सामने ये रही स्टूडेंट, क्लियर हुआ? श्योर, आगे आओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आएंगे अंडावरण, अंदर वाला अंडावरण जॉना पेलुसिडा, बाहर वाला अंडावरण कोरोना रेडिएटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आएगा जॉना पेलुसिडा, ये अंडावरण है स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा है, ये अंडावरण, दिस वन, ये जॉना पेलुसिडा, ये लीजिए, ये डन हुआ स्टूडेंट, इसका नाम जॉना पेलुसिडा हो गया।
क्लियर है स्टूडेंट? ग्लाइकोप्रोटीन का बना अंडावरण है जिससे खुद सेकेंडरी oocyte स्रावित करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जॉना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में रिक्त स्थान होता है स्टूडेंट, और इस अवकाश को पेरीवाइटलाइन स्पेस के नाम से बुलाया जाता है। पेरीवाइटलाइन स्पेस, ये जो अवकाश आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये रहा स्टूडेंट, दिस वन, इसे पेरीवाइटलाइन स्पेस के नाम से बुलाया जाता है। ये लीजिए, तो पहला ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बाहर आएगा दूसरा अंडावरण, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा पुटी के कोशिकाओं का बना होता है स्टूडेंट। ये पुटी के कोशिकाएं, ये देखिए आप, ये रहा आवरण का नाम कोरोना रेडिएटा, डन हुआ, श्योर। उसके बाद ये इनका नाम पुटी के कोशिकाएं, फॉलिकुलर सेल्स स्टूडेंट, बोलिए हाँ या ना, श्योर। ये बोली ये पुटी के कोशिकाएं, फॉलिकुलर सेल्स स्टूडेंट, डन, फॉलिकुलर सेल्स स्टूडेंट, इनका बना हुआ आवरण है। और आपस में सेल्स किससे जुड़ रही है? हाइलोरोनिक एसिड स्टूडेंट, ये हाइलोरोनिक एसिड इनके बीच बीच में, ये इन पुटी के कोशिकाओं के बीच बीच में स्टूडेंट इस तरीके से पाया जाता है हाइलोरोनिक एसिड स्टूडेंट। ये रहा दिस वन, ये हाइलोरोनिक एसिड है, जोरदार पॉइंट स्टूडेंट। तो हाइलोरोनिक एसिड ये रहा, और हाइलोरोनिक एसिड और पुटी के कोशिका मजबूती से हाइलोरोनिक एसिड नाम के सीमेंट से जुड़ी होती है। बोल दे डन, शानदार, तैयार स्टूडेंट। ये रहा। अब एक और बात बताता हूं आपको स्टूडेंट, जॉना पेलुसिडा के ऊपर स्पेशल टाइप के संवेदनांग उपस्थित होता है जिन्हें JP3 रिसेप्टर कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, दिस वन, ये रहा, इसे JP3 रिसेप्टर कहते हैं स्टूडेंट, JP3। ये रहा। अब आइए, तो ये है अंडा, यानी अंडा जो फैलोपियन नलिका में उपलब्ध है स्टूडेंट, वो क्या है जरा इधर देखना, कोरोना रेडिएटा, फिर जॉना पेलुसिडा, फिर पेरीवाइटलाइन स्पेस, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर सेकेंडरी oocyte, डन, श्योर बेटा जी, तैयार। अब मेरी बात को फिर सुनना, बहुत अच्छा, यहां तक तैयार। अब आए बहुत सारे शुक्राणु, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, सब शुक्राणु अंडे के पास आ गए। अब इन्हें अंडे के अंदर प्रवेश करना है। तो सबसे पहले अंडे में प्रवेश करने के लिए, सेकेंडरी oocyte में अंदर घुसने के लिए ऊपर उपस्थित दो अंडावरणों को हटाना पड़ेगा, भेदना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा, तभी तो प्रवेश होगा अंडे में। ये कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो इस काम के लिए शुक्राणु के पास एक जोरदार चीज, और उसका नाम है एक्रोसोम। तो अंडे के पास पहुंचने पर शुक्राणु करेगा तीसरा चरण, एक्रोसोमल अभिक्रिया। एक्रोसोमल अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें एक्रोसोम का योगदान आएगा, और एक्रोसोम में भरे होते हैं एंजाइम, और ये एंजाइम अंडे पर उपस्थित अंडावरणों को घोलते हैं। कितने अंडावरण हैं? 2। इन सभी एंजाइमों को सम्मिलित रूप से स्पर्म लाइसिन के नाम से बुलाया जाता है। अब कौन कौन से एंजाइम आएंगे? सबसे पहले स्टूडेंट कोरोना रेडिएटा परत को हटाना पड़ेगा यार, बिल्कुल। तो कोरोना रेडिएटा परत को हटाना है। इसकी पुटी की कोशिका मजबूती से जुड़ रही है हाइलोरोनिक अम्ल से, तो उस हाइलोरोनिक अम्ल को ढीला करना पड़ेगा। तो एक एंजाइम आएगा हाइलोरोनिडेज एंजाइम। हाइलोरोनिडेज एंजाइम पहला एंजाइम जो छिड़केगा एक्रोसोम, जो डालेगा शुक्राणु का एक्रोसोम, और यह एंजाइम पुटी के कोशिकाओं के बीच उपस्थित हाइलोरोनिक एसिड को गला देगा, घोल देगा, जिससे पुटी के कोशिकाएं ढीली हो जाएंगी। अब आएगा दूसरा एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना भेदक एंजाइम, जो इन पुटी के कोशिकाओं को भेद देगा स्टूडेंट। ये देखिए, और अंदर घुस गया ये शुक्राणु, ये गया देखिए कुछ शुक्राणु, ये आया, फिर ऐसे करके आ रहे हैं, कुछ इधर कुछ अंदर, ये घुसा और सीधे जॉना पेलुसिडा के JP3 रिसेप्टर पे चिपक गया। गौर कीजिएगा स्टूडेंट, एंजाइम को ये शुक्राणु है स्टूडेंट, ये लीजिए, और ये शुक्राणु इधर, और ये जाके JP3 रिसेप्टर पे चिपक गया। बोल दो डन स्टूडेंट, शानदार, तैयार। अब आया तीसरा एंजाइम, JP3 रिसेप्टर पे चिपकने के बाद तीसरा एंजाइम जोना लाइसिन एंजाइम, एक्रोसिन एंजाइम भी कहते हैं उसे, और उस एंजाइम ने जोना पेलुसिडा को भेद दिया स्टूडेंट। और जैसे जोना पेलुसिडा को भेदा, शुक्राणु स्टूडेंट पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर पहुंच गया। तो देखिएगा, ये कुछ यहां तक पहुंचा, कोई अंदर जा रहा है, ऐसे करके स्टूडेंट। तो कुल 3 एंजाइमों की मदद ली और अंडे पर उपस्थित 2 अंडावरणों को हटा दिया गया है, और वो 3 एंजाइम है हाइलोरोनिडेज एंजाइम, फिर कोरोना भेदक एंजाइम पेनिट्रेटिंग, फिर जोना लाइसिन यानी एक्रोसिन एंजाइम। आपको मेरी बात तो समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? जोरदार टॉपिक स्टूडेंट, ये तैयार। तो इन सब ने इसको भेज दिया, और इस तरीके से तैयार हुआ स्टूडेंट मामला। एक बार और कहना चाहूंगा, फिर गंभीरता से सुनना। यस स्टूडेंट, ये 3 एंजाइम और ये इसके ऊपर, श्योर। तो अंडे पर 2 अंडावरण उपस्थित होते हैं, उनको भेजने के लिए एक्रोसोमल अभिक्रिया हुई। योग्यता अर्जन, उसके बाद अगला चरण एक्रोसोमल अभिक्रिया।
शुक्राणु का एक्रोसोम अंडे पर उपस्थित अंडावरणों को भेजने हेतु निम्न एंजाइम स्रावित करता है, जिन्हें स्पर्म लाइसेंस के नाम से जाना जाता है। स्तनधारी के एक्रोसोम में 3 एंजाइम होते हैं। पहला हाइलोरोनिडेज एंजाइम स्टूडेंट, जी हाँ, हाइलोरोनिडेज ये एंजाइम स्टूडेंट, यह कोरोना रेडिएटा की पुटी के कोशिकाओं के बीच उपस्थित हाइलोरोनिक अम्ल को हटा देता है, घोल देता है। डन। दूसरा एंजाइम स्टूडेंट कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना भेदक एंजाइम, कोरोना भेदक एंजाइम यह कोरोना रेडिएटा परत को हटा देता है। डन करो स्टूडेंट। अगला जोनालाइसिन और एक्रोसिन एंजाइम, एक्रोसिन यह जोना पेलुसिडा परत को हटाता है। डन। जोना पेलुसिडा परत को हटाएगा जोनालाइसिन और एक्रोसिन एंजाइम। ये लीजिए स्टूडेंट, तो 3 एंजाइम की मदद से शुक्राणु घुस जाएगा पेरीवाइटलाइन स्पेस में स्टूडेंट। जी हाँ, वहां आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना आप, यह है एक्रोसोमल अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा उत्तरदायी होता है। यानी डबल स्ट्रैंड निषेचन के लिए आवश्यक आयन पूछा जाए तो कैल्शियम जाता है स्टूडेंट। एक्रोसोमल रिएक्शन में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। कैल्शियम के अनुपस्थिति में निषेचन संभव नहीं होता है स्टूडेंट। ये डन हुआ हमारे पास। तो हमने 3 चरण पढ़े। पहला विरय सेचन हुआ, फिर योग्यतार्जन हुआ, फिर एक्रोसोमल अभिक्रिया हुई और शुक्राणु आ गया स्टूडेंट। यस। अब मेरी बात को आप एक तरीके से और सुनना स्टूडेंट। ये देखना, ये अब ये शुक्राणु आ रहे, रेस लगा रही है। यस, बहुत सारे शुक्राणु है, कोई कहां घुसा, कोई कहां घुसा, क्या। पर स्टूडेंट मेरी बात को सुनना, जैसे ही इनमें से कोई एक शुक्राणु प्लाज्मा कला को स्पर्श कर देगा, उसके बाद वही शुक्राणु अंदर जाएगा स्टूडेंट। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे शुक्राणु आ रहे हैं, इसको क्या पता कि ये यहां तक आ गया, ये अंदर जा गया। ये तो सब अपने अपने एंजाइम डाल के स्टूडेंट ऐसे अंदर प्रवेश करते जाएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे शुक्राणु एक अंडे में घुस जाएंगे, और बहुत सारे शुक्राणु का सेकेंडरी oocyte में प्रवेश कर जाना बहु शुक्राणु तक कहलाता है। तो फिर भ्रूण तो बना ही नहीं, क्योंकि भ्रूण बनाने के लिए तो एक अंडाणु और एक शुक्राणु का समीकरण चाहिए, द्विगुणित। अगर 2 शुक्राणु घुस गए तो त्रिगुणित हो गया, मर जाएगा वो भ्रूण। तो क्या किया जाए, बहु शुक्राणुता नहीं हो, तो बहु शुक्राणुता का रोकना जाए। इन शुक्राणु को जो बाकी बचे हुए हैं, उन्हें क्या पता कि एक शुक्राणु अंदर चला गया, वो भी तो चाह रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट अगला चरण आएगा बहु शुक्राणुता रोकना। और इसका कैसे काम होगा, ध्यान से सुने। जैसे कोई इनमें से एक शुक्राणु अंदर जाके प्लाज्मा कला झिल्ली को ऐसे संपर्क कर लेगा, टच कर लेगा, स्टूडेंट सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा कला में डीपोलराइजेशन होगा, विध्रुवण। सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण तुरंत उसमें डीपोलराइजेशन होगा, और ये प्लाज्मा कला अन्य शुक्राणु के लिए अपारगम्य हो जाएगी, जिससे और कोई शुक्राणु अब सेकेंडरी oocyte में प्रवेश नहीं करेगा। जिसने बस स्पर्श करा है, संपर्क में आया, बस वही जा पाएगा। जी हाँ, जोरदार पॉइंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट बहु शुक्राणुता रोकने के लिए सबसे पहले प्लाज्मा कला सेकेंडरी oocyte की विध्रुवण प्रदर्शित करेगी, दिखाएगी स्टूडेंट। Na+ के कारण विध्रुवण प्रदर्शित होगा। यह जोरदार पॉइंट। एक और बात बताता हूं आपको। अब सुनिए स्टूडेंट, ये तो हो गया इसका, लेकिन बहुत सारे शुक्राणु यहाँ जोना पेलिसिडा को भेदक करके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसको रोकने के लिए, जी हाँ, ध्यान से सुना, एक काम और होगा। अंडे के अंदर इस जगह पे स्टूडेंट, मान लीजिए ये अंडा है, ये सेकेंडरी oocyte, प्लाज्मा कला के भीतर उसमें विशेष प्रकार की कॉर्टिकल कणिकाएं पाई जाती है, या ये कॉर्टिकल कणिकाएं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोला जाता है इनको स्टूडेंट। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं आपको, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है। ये देखिए, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, एक डायग्राम देखिए आप, ये रहे। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स स्टूडेंट, यस, ध्यान से सुनना, कैल्शियम के अंदर जाने के कारण, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, ये गया कैल्शियम अंदर, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फट गए स्टूडेंट। और ऐसी स्थिति में इनसे जो एंजाइम निकले वो पेरीवाइटलाइन स्पेस में भर गए, और उन्होंने जोना पेलिसिडा के JP3 रिसेप्टर को जो है निष्क्रिय कर दिया, और जोना पेलिसिडा कठोर हो गई और दूसरे शुक्राणुओं के लिए अपारगम्य हो गई। यानी अब शुक्राणु जोना पेलिसिडा को भी नहीं भेद पाएगा,
तो कॉर्टिकल अभिक्रिया हुई स्टूडेंट, जिसमें जॉना पेलुसिडा को शुक्राणु के लिए अपारगम्य बनाया गया। यानी बहुशुक्राणुता रोकने के दो तरीके किए गए। पहले तो प्लाज्मा कला में विध्रुवण किया गया, इससे तुरंत कोई और शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाया। जी हाँ, फिर जॉना पेलुसिडा को अपारगम्य किया गया कॉर्टिकल कणिकाओं द्वारा। जी हाँ, इसे कॉर्टिकल अभिक्रिया कहा गया। यह तो बहुशुक्राणुता दो तरीके से रोकी गई, सबसे पहले विध्रुवण से, फिर धीरे धीरे कॉर्टिकल अभिक्रिया द्वारा स्टूडेंट। तो अगला चरण आया बहुशुक्राणुता रोकना। ये देखिए स्टूडेंट, और बहुशुक्राणुता रोकने का ये एंजाइम आपको याद है, जॉन लाइसिन एक्रोसिन। बहुशुक्राणुता, एक से अधिक शुक्राणु के प्रवेश को पॉलीस्पर्मी बहुशुक्राणुता कहते हैं। बहुशुक्राणुता दो तरीके से रोकते हैं। पहला, सोडियम के कारण प्लाज्मा कला का डीपोलराइजेशन, विध्रुवण होने से अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते। रोकने का तीव्र तरीका। अगला स्टूडेंट ध्यान से, अंडे में उपस्थित कॉर्टिकल कणिकाएं कैल्शियम के अंतर प्रवाह के कारण एंजाइम स्त्रावित करती हैं, जो जॉना पेलुसिडा को कठोर व अपारगम्य कर देता है, जिससे अतिरिक्त शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाते। इसे स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कहते हैं। बोल दो डन। समझ में आया नहीं आया? शानदार याद है स्टूडेंट, बहुत जोरदार जो मैं बोल रहा हूं आपको। तो दो तरीके से बहुशुक्राणुता रोकी गई। डन। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब पॉइंट आता है क्या हुआ। तो यहां तक हम मेरे को बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबसे पहले विरसेचन हुआ, डन। उसके बाद योग्यता अर्जन हुआ, क्लियर। फिर एक्रोसोमल अभिक्रिया हुई, हाँ। फिर प्लाज्मा कला का विध्रुवण हुआ, ठीक है। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन हुई, हाँ। क्लियर है? यहां तक तैयार मामला? क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? अब अगले चरण की बात करते हैं। अभी तक क्या हुआ? शुक्राणु जो है, एक शुक्राणु प्लाज्मा कला पे चिपक गया स्टूडेंट। बात करते हैं अब क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना। हम इस पे आए, यह है कोरोना रेडिएटा, जिसकी पुटी की कोशिका बिखर गई है। डन। यह है जॉना पेलुसिडा परत। ध्यान से देखना आप इस जगह पे। इसका नाम अगर कोई पूछे तो ये रही जॉना पेलुसिडा। ठीक है साहब? कहीं कोई दिक्कत नहीं है साहब? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यह है प्लाज्मा कला। उस प्लाज्मा कला पे स्टूडेंट शुक्राणु चिपक गया था। जिस स्थान पर शुक्राणु चिपका, एक शुक्राणु संपर्क में, उस स्थान पर प्लाज्मा कला इसे नुकीला उभार बनाती है। ये दिख रहा आपको नुकीला उभार, और इस नुकीले उभार का नाम रखा जाता है स्टूडेंट रिसेप्शन कोन, ग्राही शंकु। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसे ग्राही शंकु कहा जाता है। ये आपके सामने आ गया पॉइंट। ये देखिए आप, नुकीला उभार बनाया स्टूडेंट, और इस नुकीले उभार को ग्राही शंकु के नाम से बुलाया गया, रिसेप्शन कोन के नाम से बुलाया गया। डन। तो जॉना पेलुसिडा के अंदर प्लाज्मा कला, उसके संपर्क में शुक्राणु, जिस स्थान पे शुक्राणु संपर्क में स्टूडेंट, गौर कीजिएगा, उस स्थान पे स्टूडेंट प्लाज्मा कला ऐसे करके अंदर ग्राही शंकु बना। तो अगला काम होगा ग्राही शंकु बनाना, अगला चरण। और उसके बाद शुक्राणु इस ग्राही शंकु पे चिपका हुआ, फिर अंडे के कोशिका द्रव्य में इस ग्राही शंकु को खींच लिया जाएगा। शुक्राणु और ग्राही शंकु दोनों अंदर, और इस तरीके से शुक्राणु का प्रवेश होगा। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना आप, ये रहा शुक्राणु अंदर घुस गया स्टूडेंट, या पूरा शुक्राणु भीतर प्रवेश कर जाता है स्टूडेंट स्तनधारी में, और अंदर प्रवेश करने के पश्चात शुक्राणु का पूंछ, जी हाँ, मध्य भाग, सब विलुप्त हो जाते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं। यह हुआ शुक्राणु का प्रवेश। तो शुक्राणु का प्रवेश एक भक्षण क्रिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ग्राही शंकु का निर्माण होगा। अगला चरण ग्राही शंकु का निर्माण, इंग्लिश में रिसेप्शन कॉन फॉर्मेशन। और इसमें क्या होगा, शुक्राणु के संपर्क स्थल पर अंडे की प्लाज्मा कला शंकु रूपी रचना बनाती है, जिसे ग्राही शंकु कहते हैं। डबल स्टार। इस ग्राही शंकु को शुक्राणु सहित अंडे के कोशिका द्रव्य में खींच लिया जाता है। अतः शुक्राणु का प्रवेश एक भक्षण क्रिया है। डन। क्लियर स्टूडेंट? शुक्राणु का प्रवेश एक भक्षण क्रिया है स्टूडेंट। ये आपके सामने आ गया पॉइंट। समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं? ये आइए स्टार्ट स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। अब यहां तक स्टूडेंट आगे देखिएगा। अब एक बात बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन सुनना। जैसे ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करा, अंडे में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय सेकंड पूर्ण हो जाएगा, और सेकेंडरी ओसाइड और एक छोटी पोलर बॉडी बन जाएगी। डबल स्टार स्टूडेंट। जी हाँ, यानी शुक्राणु प्रवेश करा, और प्रवेश करते स्टूडेंट
अर्धसूत्र विभाजन द्वितीय पूर्ण हुआ और तब द्वितीयक ओसाइट ओवम और एक पोलर बॉडी और बनेगी। तो अब बना ओवम स्टूडेंट, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। तो स्तनधारी में पूरा शुक्राणु भीतर प्रवेश करता है, डन। शुक्राणु के प्रवेश करते अंडे में मियोसिस सेकंड पूर्ण होता है, जिससे एक ओवम और एक छोटी पोलर बॉडी बनती है, डन। तो ये एक और काम हुआ, मियोसिस सेकंड का पूर्ण होना। यानी सबसे पहले स्टूडेंट अगर मैं आपको लूं तो जरा मुझे आप बताएं स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। स्टूडेंट सबसे पहले जो काम हुआ वो हुआ वीर्य सेचन, फर्स्ट नंबर का इंसेमिनेशन यहां हुआ। उसके बाद योग्यतार्जन हुआ, जब शुक्राणु ऊपर गया फिर वो अंडे के पास पहुंचा तो अंडावरणों को देखने के घोलने के लिए एक्रोसोमल अभिक्रिया हुई। 3 काम होने के बाद बहुशुक्राणुता रोकने के लिए प्लाज्मा कला में भी ध्रुवण हुआ। उसके बाद स्टूडेंट कॉर्टिकल अभिक्रिया हुई, कॉर्टिकल रिएक्शन हुई, डन। उसके बाद ग्राही शंकु का निर्माण हुआ, जिससे शुक्राणु को भीतर खींचा गया और शुक्राणु अंदर प्रवेश हुआ और अर्धसूत्र विभाजन द्वितीय पूर्ण हुआ, डन। और एक ओवम और पोलर बॉडी बन गई। पोलर बॉडी वहीं क्षतिग्रस्त होगी, अब ओवम बचा। स्टूडेंट हमारा टॉपिक अब आया है वापस में, स्टार्ट स्टूडेंट। अब एक पोलर बॉडी बचेगी स्टूडेंट, ध्यान से। ये पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ये oocyte स्टूडेंट, उसके ऊपर जोना पेलुसिडा वही रहेगी स्टूडेंट। कोरोना रेडिएटा समाप्त हो गई, अब जोना पेलुसिडा बची है। ये oocyte ओवम का केंद्रक बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, शुक्राणु का भी केंद्रक बड़ा हो जाएगा। अंडे ओवम में प्रवेश के बाद स्टूडेंट शुक्राणु का केवल 2 चीजें बचेगी, एक तो उसका केंद्रक और एक उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। याद करो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रथम प्रथम विभाजन प्रेरित करवाएगा उसके लिए। और यह दोनों तो शुक्राणु और अंडाणु का केंद्रक ये रहे, जो फूल के बड़े हो जाएंगे इन्हें प्रोन्यूक्लियस बोलेंगे, मादा प्रोन्यूक्लियस और नर प्रोन्यूक्लियस। फिर ये दोनों प्रोन्यूक्लियस केंद्रक एक दूसरे की तरफ निषेचन मार्ग से होते हुए गति करते हुए आएंगे और फिर समेकित होकर स्टूडेंट द्विगुणी जाइगोट बना देंगे। ये हुआ स्टूडेंट टॉपिक। यानी अगला होगा निषेचन मार्ग से होते हुए केंद्रकों का एक दूसरे की ओर आना और फिर समेकित हो जाना स्टूडेंट। निषेचन पथ ओवम के कोशिका द्रव्य में शुक्राणु का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल व केंद्र एक दूसरे की ओर आते हैं और समेकित होकर द्विगुणी जाइगोट बनाते हैं। तो इस तरीके से निषेचन का पूरा प्रक्रिया हुई स्टूडेंट। मुझे लग रहा है समझ में आया। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहां तक का हमारा तैयार हुआ स्टूडेंट पॉइंट। ये यानी अगर मैं सारा चरण लूं तो एक बात ध्यान से देखिएगा। ये अब सुनो स्टूडेंट, इसको अगर हम शुरू से लें तो सबसे पहले शुक्राणु बना शुक्र जनन नलिका में। शुक्र जनन नलिका से शुक्राणु निकला, सर्टोली कोशिका से निकला। इस प्रक्रिया को कहा स्पर्मिएशन। तो सबसे पहले शुक्राणु बना, है ना, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्र जनन हुआ। फिर शुक्राणु शुक्र जनन नलिका से निकला, स्पर्मिएशन। फिर शुक्राणु वृषण से निकला, सेमिनेशन। फिर शुक्राणु अधिवृषण से होता हुआ फिर शुक्राणु नर जनन शरीर से बाहर निकला, इजेकुलेशन। फिर मादा जनन मार्ग में गया, इंसेमिनेशन। फिर मादा जनन मार्ग में ऊपर चढ़ा तब हुआ कैपेसिटेशन। फिर अंडे के पास पहुंचकर एक्रोसोमल अभिक्रिया। फिर प्लाज्मा कला में विध्रुवण। फिर कोर्टिकल अभिक्रिया। फिर ग्राही शंकु का निर्माण। फिर मियोसिस सेकंड पूर्ण। ग्राही शंकु निर्माण के बाद शुक्राणु का प्रवेश हुआ, फिर मियोसिस सेकंड पूर्ण, डन। और फिर स्टूडेंट समेकन केंद्रकों का द्विगुणी जाइगोट। तो शुक्राणु बनने से लेकर द्विगुणी जाइगोट के बीच के सारे चरण ले लिए। देखो आप इधर, अगर आपको एक एक चीज याद है तो मैं आपको करके देता हूं। अगर आप लग रहा है स्टार्ट देखिएगा, या पहले स्टूडेंट शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये होगा, इसी में स्पर्मियोजेनेसिस आ गया, जी हाँ। फिर स्पर्मिएशन, जी हाँ, स्पर्मिएशन। फिर वृषण से निकला तो सेमिनेशन, सेमिनेशन, वृषण से निकलना। फिर शरीर से बाहर निकलना, इजेकुलेशन,
इजैकुलेशन, फिर शरीर से बाहर निकल के इजैकुलेशन हो गया। स्टार्ट स्टूडेंट, इजैकुलेशन, और फिर उसके बाद मादा जनन मार्ग में प्रवाहित होना, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, मादा जनन मार्ग में प्रवाहित होने के बाद स्टूडेंट है ये रहा अगला, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के बाद बात करेंगे स्टूडेंट डबल स्टार के साथ। कैपेसिटेशन हुआ, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन यानी एक्रोसोमल अभिक्रिया। अभिक्रिया श्योर, पूरा चरणबद्ध याद करा दूंगा। एक्रोसोमल अभिक्रिया के बाद क्या हुआ, उसके बाद प्लाज्मा कला में होगा विध्रुवण, यानी कि स्टूडेंट ये लिख देता हूं, प्लाज्मा कला में विध्रुवण, इसे बोला गया विरेचन, इसे बोला गया योग्यतार्जन। लिख देता हूं, योग्यतार्जन, विरेचन, स्खलन। तो शुक्र जनन, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, स्खलन, विरेचन, योग्यतार्जन, एक्रोसोमल अभिक्रिया, प्लाज्मा कला में विध्रुवण। डन, प्लाज्मा कला में विध्रुवण। उसके बाद कॉर्टिकल अभिक्रिया, हाँ साहब बहुत बढ़िया, कॉर्टिकल अभिक्रिया। फिर साहब कॉर्टिकल अभिक्रिया के बाद अगली बताओ साहब, कॉर्टिकल अभिक्रिया के बाद ग्राही शंकु निर्माण। ग्राही शंकु निर्माण, वाह भाई वाह। ग्राही शंकु निर्माण के बाद अब अंदर प्रवेश हो जाएगा शुक्राणु का, तब क्या होगा स्टूडेंट, ग्राही शंकु निर्माण के बाद मियोसिस सेकंड पूर्ण, वाह। और फिर क्या होगा, फिर लास्ट स्टूडेंट मियोसिस सेकंड पूर्ण होने के बाद और वो होगा केंद्रक संलयन। यह ले लिया स्टूडेंट, पूरा निषेचन प्रक्रिया को चरण में ले लिया, जोरदार तैयार। शुक्र जनन, स्पर्मिएशन हुआ, फिर सेमिनेशन हुआ, फिर शरीर से बाहर निकला इजैकुलेशन, फिर इंसेमिनेशन, फिर कैपेसिटेशन, फिर एक्रोसोमल अभिक्रिया, फिर प्लाज्मा कला में विध्रुवण, फिर कॉर्टिकल अभिक्रिया, फिर ग्राही शंकु निर्माण, शुक्राणु भीतर, तो मियोसिस सेकंड पूरा हुआ, फिर अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक जुड़े और स्टूडेंट द्विगुणी जायगोट, यह निषेचन और रिजल्ट आया द्विगुणी जायगोट पूर्ण। डन, तैयार हुआ स्टूडेंट। तो यहां तक का निषेचन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स।